नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मुजफ्फरनगर से है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। उत्तम उर्फ वासु से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। कुख्यात सुशील मूंछ का शार्प शूटर है वासु। लूट हत्या समेत 12 केस उसके ऊपर दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार अब उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसका नाम उत्तम उर्फ वासु है। उसके पास से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। कुख्यात सुशील का वो शार्प शूटर बताया जा रहा है। लूट हत्या समेत 12 केस उस पर दर्ज है। सब बाईं तरफ जाता है, उसी रास्ते पे बदमाश जैसे उन्होंने पुलिस से अपने आप को घिरता देखा तो पुलिस पर फायर करते हुए उस रास्ते पर ये भागे, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है और उसमें हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश का नाम जानकारी हुई है कि ये बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है। उत्तम उर्फ वासु पुत्र राजकुमार, जो कि ये सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे इस पे हैं। और मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी बिनेश पंवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिनेश, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, मुठभेड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई। उस समय जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी तो संदिग्ध बाइक सवार वहां से गुजरे। पुलिस ने रोकने का जब प्रयास किया तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि दूसरा उसके साथी जो है भागने में कामयाब रहा, अंधेरा का फायदा उठाकर। ये बदमाश, इसके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस को इसकी काफी समय से तलाश थी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया और इसके पास से तमंचा और बाइक भी बरामद कर गई है। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर प्रयागराज में भी एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। बदमाश राजा बाबू के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआरएन अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। हत्या समेत कई मामलों में फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश का आमना सामना हुआ। बदमाश राजा बाबू के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे बाद में एसआरएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हत्या समेत कई मामलों में फरार चल रहा था। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उधर मेरठ में भी 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर भी मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश भंवर सिंह गोली लगने से घायल हो गया है। भंवर सिंह समेत 2 गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के कोचिंग संचालक को गोली मारने का आरोप है। बदमाशों से गाड़ी और अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर भंवर सिंह नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसे गोली भी लग गई है मुठभेड़ के दौरान। इसके अलावा एक और बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के कोचिंग संचालक को गोली मारने का इन पर आरोप है। बदमाशों के पास से गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किया गया है। संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले में खाक चौक व्यवस्था समिति के साधु संतों को जमीन आवंटन को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। जमीन का आवंटन 2 भागों में किए जाने से नाराज साधु संत पीडीए कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और खुले आसमान के नीचे धुनी रमाए हुए हैं। सैकड़ों साधु संतों के धरने पर बैठने से मेला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। धरने पर बैठे खाक चौक के संतों ने पीडीए पर जमीन आवंटन में अनियमितता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। विगत कई दिनों से हमारा और हमारे ठाट चौक के समिति के सभी सदस्य यहाँ आए। मेला प्रशासन से हमेशा निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे आवंटन भूमि करना है, कहाँ पे बसना है, इसकी भूमि भी बताएं। कभी कोई जवाब नहीं देता, कभी कोई फ़ोन नहीं उठाता। 23 तारीख को हम लोगों की 16 दिसंबर को ज़मीन आवंटन होनी थी। मेला प्रशासन ने कहा कि हमें 5 दिन का समय दें। हमने कहा बिल्कुल, जो आप कहें वैसे। 23 तारीख को भूमि आवंटन के दिन सुबह बोलते हैं कि चलिए आप भूमि पूजन करिए। ठाट चौक की इतनी सी ज़मीन यहाँ देंगे और सब 35 बीघा वहाँ देंगे। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी ज्योतिराव फुले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योतिराव, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी देखिए, ये खाक चौक की जो जमीन है वो हमेशा से विवादों में रही है। पिछले 4 साल से विवाद आता है बंटवारे को लेकर के, और इस बार भी माघ मेले में विवाद है, जबकि कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा है। इसके बावजूद वहाँ जो है विवाद है। मेला अधिकारी का कहना है कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी कटान हुई है,
लिहाजा जो है पिछली बार की तरह ही इस बार जमीन का बंटवारा होगा। लेकिन इस पर जो है सतुआ बाबा और बाकी जो संत हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और सुबह से ही वो धरने पर बैठे थे और देर रात तक अभी तक वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो वही उसी पर हम जो है अड़ेंगे नहीं, अदरवाइज जो है हम मेला छोड़ करके जा सकते हैं या फिर दूसरे डीएम या डीआईजी के यहाँ भी हम धरने पर बैठेंगे, उनका ये कहना है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नए साल में योगी सरकार रोजगार के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। यूपी में मनरेगा के तहत अब तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया गया है और अब 20 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा यूपी। नए साल में योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया है। यही नहीं, यूपी मनरेगा में 100 दिन तक काम करने वाले 20 लाख से ज्यादा श्रमिकों को नए साल में श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले देश का पहला राज्य भी यूपी बनेगा, जिसके बाद यूपी के श्रम विभाग में पंजीकृत होने वाले श्रमिकों और उनके परिवार को 17 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे यूपी के 20 लाख श्रमिकों के जीवन में बदलाव आएगा। जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 1,04,70,000 से ज्यादा लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल चुका है। मनरेगा मजदूरों को राज्य में ही काम देने के साथ साथ योगी सरकार को प्रवासी कामगारों की भी चिंता है। यही वजह है कि सीएम योगी ने प्रवासी कामगारों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल यूपी सरकार प्रदेश में काम कर रहे अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार ने सूबे से बाहर काम कर रहे प्रदेश के कामगारों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी से बाहर भी मजदूरों की हर मुश्किल में योगी सरकार साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने अपने सूबे से बाहर काम कर रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यानी प्रदेश में काम कर रहे अपने मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान को सरकार सुनिश्चित करेगी। मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में यूपी के अफसरों की तैनाती होगी। दूसरे राज्यों में काम कर रहे यूपी के मजदूरों के लिए भी योगी सरकार ने एक कदम उठाया है। इन अधिकारियों का काम दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को यूपी की योजनाओं की जानकारी देना होगा। सरकार समय समय पर मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की अफसरों के जरिए रिपोर्ट भी लेगी। सरकार ने यूपीएफसी को भी देश भर में रह रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में भी दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को योगी सरकार अपने खर्च पर वापस लाई थी। इतना ही नहीं, सरकार ने इन मजदूरों को अपने होम टाउन में भी काम देने की व्यवस्था की थी। जेल में बंद ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर भदोही जनपद के ऊंट थाने में विधायक पर धारा 447 के तहत एफआईआर की गई है। पूरा मामला इसमें यह है कि नौधन में उन्होंने करीब 6,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा कर रखी थी, जो गाँव सभा की जमीन थी। इस पर उनको नोटिस दिया गया था जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। फिर तहसीलदार के यहाँ उन्होंने मुकदमा दायर किया, तहसीलदार ने उसे खारिज किया। फिर उन्होंने अपील किया जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय ने भी उसको खारिज किया और फिर दोनों ज्वाइंट टीम ने, राजस्व की और पुलिस की टीम ने उस अतिक्रमण को हटवा दिया और उसके जो इन्होंने कृत्य किया था आपराधिक, उसका एक मुकदमा कायम किया गया है जो इन्हें भूमाफिया घोषित करने के लिए है। दरअसल ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा वर्तमान में आगरा जेल में बंद हैं। उनके एक रिश्तेदार ने उन पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने समेत अन्य आरोप लगाए थे, जिसके बाद विधायक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 25 दिसंबर से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। यहाँ वो ताबड़तोड़ किसान सम्मेलन कर किसानों से बातचीत करने वाली हैं और उन्हें नए कृषि सुधार कानून के फायदे के बारे में बताएंगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सड़क मार्ग से अमेठी पहुंचेंगी, जहां वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इसके अलावा वो सिंगापुर में एक किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगी। 26 तारीख को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्मित कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगी। स्मृति और केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरदोई के बेलग्राम इलाके में करीब 25 से 30 गुंडों ने एक लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में घुसकर जमकर गुंडई की है। इन लोगों ने एक युवक पर हमला करते हुए उसे जमकर मारा पीटा।
पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। आसपास के लोगों ने इनमें से 2 को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को मामले की तहरीर दी है, जिसमें उसने 5,000 रुपए छीनने का आरोप भी लगाया। हम लोग अपने सांडी रोड स्थित हमारी फर्म है किसान कमर्शियल के नाम से, हम लोग वहाँ पे रोज की तरह बैठे थे अपना, रोज की तरह अचानक से 20-25 लोग आते हैं और लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। हम लोग पूछते रहते हैं कि बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है, बताइए। बताते नहीं। हमारे यहाँ कर्मचारी जो उपस्थित थे उनको मारना पीटना शुरू करते हैं। उस संबंध में हम यहाँ थाने में तहरीर दे रहे हैं। चंदौली में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने मसाला कंपनी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। 10 घंटे से अधिक समय तक चली छापेमारी में विभागीय टीम मसालों के रॉ मटेरियल की खरीद में लगने वाली जीएसटी और पैकिंग के बाद मसालों की बिक्री पर लगी जीएसटी के खेल को पकड़ने में लगी। करीब 55 से 60 अधिकारी और स्टाफ जीएसटी चोरी पकड़ने में जुटे रहे। छापेमारी के दौरान टीम ने तीनों ठिकानों को पूरी तरीके से सील कर दिया। सभी के आवागमन पर पाबंदी लगा दी गई। इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया और कई बड़े प्रतिष्ठानों के मालिक भी अपने अपने प्रतिष्ठानों में पहुंचकर चीजों को दुरुस्त करवाने लगे। टीम के द्वारा प्रबंधन करके बड़े पैमाने पर मसालों का निर्माण और बिक्री किया जा रहा है। सर, टैक्स संबंधित कुछ बातें भी सामने आई हैं। हाँ, टैक्स की बात है। जो शिकायत हुई है टैक्स है, उसका आधार पे एनालिसिस किया गया है इनके डाटा का और उस आधार पे इनकी जांच की जा रही है। उधर मथुरा में स्कॉलरशिप घोटाला मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है और साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और इस फर्जीवाड़े में शामिल निजी कॉलेज को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। मथुरा में छात्रवृत्ति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि योगी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इन पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के साथ संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस फर्जीवाड़े में शामिल निजी कॉलेजों को सरकार ब्लैकलिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। दरअसल छात्रवृत्ति घोटाले की जांच 3 सदस्यीय टीम कर रही थी, जिसने 11 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 253.29 लाख के घोटाले की बात उजागर की है। इस जांच में सामने आया कि 23 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 5,000 से ज्यादा छात्रों ने कोर्स ही पूरा नहीं किया है। इन छात्रों के नाम पर करीब 969 लाख की छात्रवृत्ति कागजों में बांटकर पैसों का गबन कर लिया और आपस में बांटकर रफा दफा कर दिया। और अब खबर औरैया से, जहां पर उस समय सनसनी फैल गई जब हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक में ड्राइवर का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया। शव पर चोट के निशान होने के चलते लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। अनंतराम टोल के पास नेशनल हाईवे पर एक ट्रक को खड़ा देखकर लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने हाईवे पर जाकर देखा तो उसके अंदर खून से लथपथ शव पड़ा मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को तत्काल सूचना दी। यह ड्राइवर बिहार से गत्ता लेकर मेरठ जा रहा था। एक ट्रक खड़ा है ओवरब्रिज के पास, उसमें कोई व्यक्ति नीचे पड़ा है तो तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और ट्रक को देखा तो उसमें एक व्यक्ति मृत्यु पाया गया, जिसको चोट लगी है, सिर में चोट लगी है और पैर के नीचे चोट लगी है और उसमें घर वालों को सूचना दी गई है। मौके पर फोरेंसिक टीम आई, उसने जांच किया और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में साइबर गैंग भोली भाली लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस के मुताबिक ये साइबर अपराधी सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। उनके अकाउंट को हैक कर निजी डिटेल चुराते हैं और फिर ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड करते हैं। कानपुर में नया साइबर गैंग भोली भाली लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहा है और फिर पैसों की वसूली कर रहा है। इस तरह के मामलों की जांच के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोग लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, उनके अकाउंट को हैक कर निजी डिटेल चुराते हैं और फिर ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड करते हैं। जितने भी मामले हमारे क्षेत्र में पंजीकृत किए जाते हैं उन पे हम लोग विशेष प्राथमिकता के आधार पर उनका डिस्पोजल कराते हैं और इस प्रकरण में भी हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो इसको विशेष प्राथमिकता के आधार पर इसको वर्कआउट करने हम लोग जा रहे हैं। कानपुर में कई ऐसे मामले सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है, जिनके तार दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत कई अन्य राज्यों से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हो रही धोखाधड़ी के मामलों में अचानक से बाढ़ सी दिखने लगी है। ऐसे में पुलिस ने सक्रियता बढ़ा दी है और एक टीम गठित कर साइबर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है।
पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी के चलते इन दिनों मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की अगुवाई में विशेष अभियान चलाया गया ताकि असहाय और निराश्रित लोगों को शीतलहरी से बचाया जा सके। पुलिस कमिश्नरेट के अलावा अधिकारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में जरूरतमंद गरीबों के बीच कंबल बांटे। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद भी सड़कों पर निकले और ठंड में ठिठुर रहे लोगों के बीच कंबल बांटे। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते हैं अच्छी खबर की। पहले वाराणसी की हरी भरी मिर्च, फिर बनारसी सांभा चावल और अब लगभग हर सब्जियां और फल विदेशी बाजारों में बिकने के लिए तैयार हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं जब बनारसी मिट्टी में किसान की मेहनत और पसीने से पैदा होने वाली फसल का जायका दुनिया के हर कोने में आपको देखने और चखने को मिल सकेगा। बनारसी किसानों के ग्लोबल बाजार से जुड़ते सफर पर अगर नजर डालें तो कोरोना काल सबसे पहले याद किया जाएगा। मई में पहली बार बनारस से 3 मीट्रिक टन लंगड़ा आम दुबई निर्यात किया गया। दुबई से बनारसी लंगड़े आम की खुशबू लंदन पहुंची और फिर अगले ही महीने जून में 1.2 मीट्रिक टन आम लंदन निर्यात किया गया। यही नहीं, बनारस से सटे चंदौली जिले के धान किसानों ने जून में ही 80 मीट्रिक टन काला चावल का निर्यात किया। करीब 152 किसानों के खाते में सीधे 68 लाख रुपए पहुंचे। अभी हफ्ते भर पहले ही बनारस के सांभा चावल को कतर भेजा गया। बनारस में एग्रो एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने 3 दिन पहले ही एपीडा का कार्यालय बनारस में खोला। अब काशी के केला, आंवला और फूलों को भी विदेशी बाजार में भेजा जाएगा। तो प्रमुख तौर से साग, सब्जी, फल जो महत्वपूर्ण है, यहाँ के गंगा का क्षेत्र होने की वजह से उत्पादकता दोनों बहुत अच्छी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक को लगभग पूरा भी करती हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिससे उनको हम बता सकें। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो किसानों को जो लाभ हो रहा है, जैसा मैंने आपको पूर्व में ही बताया, सरकार बनारस को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और फूड प्रोसेसिंग के अहम केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, जिससे किसान भी तरक्की के सफर पर कदम ताल कर सके। एयरपोर्ट पर भी बड़े टन की क्षमता वाले जो है कोल्ड स्टोर गोदाम भी खोले जा रहे हैं ताकि वहां पर किसानों की सब्जियां लाके कुछ दिन रखा जा सके और वहां से उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ विदेशी बाजार को भी बनारस के करीब लाया जा रहा है ताकि किसान भी अब तरक्की के साथ कदम ताल कर सकें। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इसके अलावा बलिया की बेटी नेहा सिंह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। नेहा सिंह ने खनिज रंगों से भगवत गीता पर आधारित मोक्ष का पेड़ नाम की पेंटिंग बनाकर ये कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किया। कुछ अलग करने का हौसला और मजबूत इरादे हो तो कोई भी सपना सपना नहीं रह जाता। बलिया की बेटी नेहा ने भी एक सपना देखा था कि उसके जिले का नाम विश्व स्तर पर जाना जाए, लेकिन ये सपना खुली आंखों से देखा गया था। शायद इसीलिए वो ख्वाब मुकम्मल हो सका। नेहा ने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में घर बैठकर खनिज रंगों से एक पेंटिंग बना डाली। खनिज रंगों से भगवत गीता पर आधारित मोक्ष का पेड़ नाम की इस पेंटिंग का साइज 62.72 स्क्वायर मीटर यानी कि 675.36 स्क्वायर फीट है। बलिया का नाम पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है और बीएचयू के 100 वर्षों के काल में पहली बार किसी ने अध्ययन के साथ साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। और चलो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।